हवा गर्म और धूल भरी थी, सूर्य धरती को तपा रहा था। पश्चिमी सीमा के किनारे एक पहाड़ी क्षेत्र में भारतीय सेना की एक सीमा चौकी खड़ी थी। 25 वर्षीय राधिका, उपनाम हवलदार ने पहली बार सीमा क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल का अनुभव किया। हालांकि यह पूर्ण युद्ध नहीं था, लेकिन यहाँ की स्थिति जटिल थी और सीमा सुरक्षा बनाए रखने और स्थानीय विकास में मदद करने के लिए सैनिकों को स्थायी रूप से तैनात करने की आवश्यकता थी। भारत, अमेरिका और अन्य मित्र राष्ट्रों की सेनाएं भी चिकित्सा सहायता और बुनियादी ढांचा निर्माण जैसी कुछ सहयोगात्मक परियोजनाएं चला रही थीं। सैन्य अकादमी से स्नातक होने के बाद राधिका ने सक्रिय रूप से सीमा पर सेवा करने के लिए आवेदन किया, यह उम्मीद करते हुए कि उसे व्यावहारिक अनुभव मिलेगा। विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के सैनिकों के साथ काम करना और रहना उसके लिए बहुत आकर्षक था। लेकिन जब वह वास्तव में यहाँ आई, तो उसने धूल भरी आंधी, असहनीय गर्मी और हवा में हर जगह मौजूद तनाव को महसूस किया। पहले कुछ दिनों में वह अनुकूल होने की कोशिश कर रही थी। भाषा, दिनचर्या और यहाँ तक कि सैन्य शिविर का माहौल भी उससे बहुत अलग था, जिसकी वह पहले अभ्यस्त थी। विशेष रूप से अमेरिकी सेना का शिविर, जो बहुत बड़ा और अच्छी तरह से संगठित था। लेकिन राधिका सीखने में बहुत सक्षम थी। उसने अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया और आसपास के वातावरण का अवलोकन किया। जल्द ही उसने एक अमेरिकी सैन्य अधिकारी पर ध्यान दिया, जिसे लोग ब्लैक माउंटेन कहते थे। कहा जाता है कि यह अधिकारी अमेरिकी सेना में एक अनुभवी सैनिक था, अनुभवी और उम्र में भी बड़ा था, लेकिन बहुत आकर्षक व्यक्तित्व का धनी था। ब्लैक माउंटेन उपनाम एक तरफ तो उसके रंग अफ्रीकी अमेरिकी को संदर्भित करता था, और दूसरी तरफ इसका अर्थ है कि वह युद्ध के मैदान में एक विश्वसनीय पर्वत की तरह था। राधिका उससे कभी नहीं मिली थी, लेकिन उसने अक्सर शिविर में लोगों को उसका नाम लेते हुए सुना था। कर्नल पार्कर। तैनाती के 2 सप्ताह बाद राधिका को अमेरिकी सैन्य शिविर में सामानों का एक बैच पहुंचाने के लिए भेजा गया। वह मुख्य गोदाम में आई, जो एक विशाल धातु की इमारत थी, जिसमें विभिन्न प्रकार के सामान भरे हुए थे और विभिन्न देशों से आए सामानों को वर्गीकृत किया जा रहा था। वह और उसका अनुवादक सूची में दिए गए सामान को लेने के लिए गोदाम में दाखिल हुए। तभी उसने एक अमेरिकी सैन्य अधिकारी को ध्यान से स्थिति का निरीक्षण करते हुए देखा। उसके बाल भूरे थे, उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन उसकी आंखें दृढ़ थीं। उसकी लड़ाकू वर्दी पर रैंक प्रतीक और आर्म पैच लगे हुए थे, और उसके नाम टैग पर स्पष्ट रूप से पार्कर पार्कर लिखा हुआ था। निश्चित रूप से कर्नल पार्कर। राधिका को तुरंत एहसास हुआ। वह उसकी कल्पना से अधिक बूढ़ा था, लेकिन वह मजबूत था। उसके कंधे चौड़े थे और उसमें विशिष्ट अश्वेत विशेषताएं थीं। उसके हाव भाव स्थिरता से भरे थे। उसने उसकी ओर देखा, और उस पल में राधिका ने एक अवर्णनीय भावना को अपने भीतर उमड़ते हुए महसूस किया। उसने सिर हिलाया और बस अभिवादन किया। नमस्ते, मैं कर्नल पार्कर हूँ। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? राधिका थोड़ा अचंभित थी, और उसने थोड़ा घबराते हुए अंग्रेजी में उत्तर दिया। नमस्ते, मैं राधिका हवलदार, भारतीय सेना से हूँ। मैं सामानों की सूची लेने आई हूँ। कर्नल पार्कर थोड़ा मुस्कुराया और एक माल प्रबंधक को उसकी सहायता करने के लिए कहा। उसकी आवाज धीमी और शांत थी, जिसमें निहित अधिकार था। उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी उपस्थिति राधिका के दिमाग में मजबूती से छप गई। इस उम्र में इतनी गर्मी और ऊबड़-खाबड़ इलाके में वह इतनी ऊर्जा कैसे बनाए रख सकता है?
वह खुद को जिज्ञासु होने से नहीं रोक सकी और पार्कर ने भी राधिका में असाधारण रुचि दिखाई। हालांकि बातचीत संक्षिप्त थी, लेकिन उन्होंने एक दूसरे पर ध्यान दिया था। इसके बाद कुछ संयुक्त अभियानों में उनके आंकड़े अक्सर एक दूसरे को पार करते रहे। अमेरिकी सेना अक्सर कुछ नागरिक परियोजनाओं का नेतृत्व करती थी, स्थानीय लोगों को चिकित्सा सहायता और तकनीकी सहायता प्रदान करती थी, और भारतीय सेना एक छोटी टुकड़ी को सहायता के लिए भेजती थी। राधिका का शारीरिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा था और उसे अक्सर समर्थन के लिए भेजा जाता था। खासकर कुछ आदिवासी समूहों के गांवों में उसने सामग्री वितरण में भाग लिया और स्थानीय निवासियों के साथ सेना के संचार में सहायता की। इससे स्वाभाविक रूप से अमेरिकी कमांडरों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उसकी बातचीत हुई, जिससे उसे अमेरिकी सैन्य कर्मियों की गहरी समझ मिली। कर्नल पार्कर अक्सर स्थिति का निरीक्षण करने और अधीनस्थ कर्मचारियों को विस्तृत निर्देश जारी करने के लिए व्यक्तिगत रूप से मौके पर मौजूद रहते थे। वह अक्सर राधिका की राय पूछते थे और कहते थे, शायद हमें आपकी भारतीय टीम के साथ इस पर चर्चा करने की आवश्यकता होगी। ये केवल औपचारिक शब्द नहीं थे, बल्कि वास्तविक सहयोग को बढ़ावा देते थे। उसकी विचारशीलता ने उस पर गहरी छाप छोड़ी। एक असहनीय रूप से गर्म दोपहर में वे बच्चों को पीने का पानी बांट रहे थे। गांव के कुछ कुएं क्षतिग्रस्त हो गए थे और उन्हें स्थानांतरित करने के लिए मोबाइल उपकरणों की आवश्यकता थी। कई सैनिक पसीने से तरबतर थे और धूल से सने हुए थे। रेत और आंधी से बाधित होकर राधिका लगभग पेय पदार्थों से भरे एक बक्से को गिराने ही वाली थी। अचानक कर्नल पार्कर प्रकट हुए और तुरंत बक्से को पकड़ लिया। सावधान हवलदार राधिका, उसने कहा। उसकी आवाज धीमी और भारी थी, लेकिन उसमें चिंता और मित्रता थी। राधिका थोड़ी घबरा गई और अनजाने में हिंदी में कहा, धन्यवाद। पार्कर ने सिर हिलाया, मानो वह उसे समझ गया हो, और दोनों के बीच थोड़ी देर के लिए चुप्पी छा गई। यहां तक कि व्यस्त शोरगुल में भी उनकी आंखें मिलीं और समय थम सा गया। सांस्कृतिक और भाषाई अंतरों के बावजूद और लगभग 40 वर्षों के आयु अंतर के बावजूद उन्होंने जुड़ाव महसूस किया। यहां तक कि पसीने, धूल और तनावपूर्ण माहौल में भी उनके बीच एक गर्मजोशी चुपचाप बढ़ रही थी। पहली मुलाकात के बाद संचार बहुत आसान हो गया। एक शाम राधिका भारतीय अमेरिकी संयुक्त शिविर के भोजनालय में रात का खाना खा रही थी और उसने संयोग से कर्नल पार्कर के साथ एक ही मेज पर बैठ गई। भोजनालय में कोई निश्चित सीटें नहीं थीं। लोग बस जहां जगह मिलती थी बैठ जाते थे। जब कर्नल पार्कर ने राधिका को देखा तो उसने उसे इशारा किया और उसे बैठने के लिए एक जगह दी। राधिका ने अपनी झिझक पर काबू पाया और उसके सामने बैठ गई। पार्कर ने साधारण बातचीत शुरू की और उसने अपनी प्लेट से कुछ टिक्का भी उसे दिए। उन्होंने मौसम शिविर की सुविधाओं और भारतीय भोजन के बारे में बात की। राधिका की अंग्रेजी सही नहीं थी, लेकिन पार्कर ने धैर्यपूर्वक सुना और सरल शब्दों का इस्तेमाल किया, जिससे वह बहुत विचारशील लगा। बातचीत के दौरान कर्नल पार्कर ने अपने सैन्य करियर के बारे में बात करना शुरू कर दिया। वह 60 वर्ष से अधिक उम्र के थे। उन्होंने 40 से अधिक वर्षों तक सेना में सेवा की थी और कई बार खाड़ी युद्ध और मध्य पूर्व में तैनात रहे थे। वह कुवैत, इराक और अफगानिस्तान गए थे और अब यह शायद उनका आखिरी मिशन था। उन्होंने कहा, अपनी सेवानिवृत्ति से पहले मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। मैं इस क्षेत्र के बच्चों और लोगों के लिए कुछ छोड़ना चाहता हूं।
उसकी आवाज बहुत ईमानदार थी। राधिका ने उसके हाथों पर गहरी झुर्रियों और निशानों को देखा और खुद को यह पूछने से नहीं रोक पाई, आपने इतने सालों तक सेवा की है, क्या आपका परिवार आपके घर वापस आने का इंतजार नहीं कर रहा है? पारकर एक पल के लिए चुप रहा, फिर धीरे से मुस्कुराया। मेरी पत्नी की इराक में तैनाती के दौरान मृत्यु हो गई थी। हमारे बच्चे नहीं थे। मुझे लगता है कि उसके बाद से मैं अपनी सेना की वर्दी में अपने परिवार को खोजने की कोशिश कर रहा हूँ। राधिका को दिल में दर्द महसूस हुआ। वह पारकर के अकेले जीवन और गहरे नुकसान की कल्पना कर सकती थी। उसने भी कम उम्र में अपने माता-पिता को खो दिया था और अकेले ही सैन्य करियर को चुना था। उनके बीच एक गहरा अनकहा संबंध बन गया। इसके बाद राधिका कई बार कर्नल पार्कर से मिली। कभी-कभी यह कार्रवाई ब्रीफिंग में एक संक्षिप्त बैठक होती थी। कभी-कभी स्थानीय सहायता मिशन के दौरान दस्तावेजों का आदान-प्रदान होता था। पार्कर हमेशा उसे हवलदार राधिका कहता था और औपचारिक रूप से उसे अपने अधीनस्थ के रूप में मानता था। और राधिका भी विनम्रतापूर्वक उसे कर्नल कहती थी। लेकिन उसका दिल धीरे-धीरे बदल रहा था। पार्कर एक मजबूत इरादों वाला व्यक्ति था, जैसा कि एक सैनिक से उम्मीद की जाती है। लेकिन उसने एक बढ़ती हुई अकेलेपन की भावना भी दी। राधिका उसके प्रति सम्मान से भरी हुई थी, उसकी उम्र और अनुभव को देखते हुए। लेकिन उसने महसूस किया कि उसके भीतर गहराई से कुछ धड़क रहा था। एक दिन खबर आई कि एक सीमावर्ती गांव में सशस्त्र संघर्ष हुआ है। अज्ञात सशस्त्र लोगों के एक समूह ने गांव पर हमला कर दिया था और बहुराष्ट्रीय सेनाएं हस्तक्षेप करने की तैयारी कर रही थीं। राधिका को नागरिकों को निकालने में सहायता करने के लिए नियुक्त किया गया था और कर्नल पार्कर भी इस कार्य में शामिल थे। जब वे वहां पहुंचे तो सड़कों पर गोलियों की आवाज सुनाई दे रही थी और माहौल बहुत तनावपूर्ण था। नागरिक दहशत में गांव से बाहर भाग रहे थे और बहुराष्ट्रीय सेना के सैनिक अराजकता को नियंत्रित करने और घायलों की मदद करने की कोशिश कर रहे थे। राधिका पसीने से तरबतर थी। वह बच्चों और बुजुर्गों को परिवहन वाहनों पर चढ़ने में मदद कर रही थी। तभी उसने एक बच्चे को खंडहर में खोया हुआ पाया। राधिका घबरा गई क्योंकि गोलियों की आवाजें करीब आ रही थीं, लेकिन वह बच्चे को नहीं छोड़ सकती थी। तभी कर्नल पार्कर प्रकट हुए। मेरे पीछे आओ, उन्होंने कहा, मानो वर्षों का सैन्य अनुभव उसकी हड्डियों में बस गया हो। उसने शांति से बच्चे को उठाया और सुरक्षित दिशा में दौड़ पड़ा। राधिका ने अपनी पूरी ताकत से उसका पीछा किया। अंततः सशस्त्र संघर्ष को जल्द ही शांत कर दिया गया। लेकिन उस घटना में कई खतरनाक क्षण थे। उस रात राधिका और कर्नल पार्कर ने पुष्टि की कि वे दोनों सुरक्षित हैं और उन्होंने चुपचाप एक दूसरे को गले लगाया। राधिका का दिल तेजी से धड़क रहा था। उस दिन के बाद हर बार जब राधिका ने कर्नल पार्कर को देखा तो उसका दिल जोर से धड़कता था। यह सिर्फ प्रशंसा नहीं थी, यह बहुत पागलपन है। वह मुझसे 30 साल से ज्यादा बड़े हैं, उसने सोचा, लेकिन वह खुद को नियंत्रित नहीं कर सकी। कर्नल पार्कर ने भी राधिका को अलग नजरिए से देखना शुरू कर दिया। उनके बीच एक स्पष्ट आयु अंतर था और उनकी राष्ट्रीयता और संस्कृति अलग थी। सेना के कुछ नियम भी थे जिन पर उसे ध्यान देना था, लेकिन मिशन साइट पर उनके लगातार संपर्क के कारण एक बढ़ती हुई मित्रता पनप रही थी। यह एक गहरी भावना में विकसित होने लगी। पार्कर को यह जानकर आश्चर्य हुआ
कि वह फिर से इस तरह महसूस कर रहा है। एक शाम मिशन के बाद सैनिकों को आराम करने का समय मिला। वे शिविर के बाहर स्वतंत्र रूप से नहीं घूम सकते थे, लेकिन शिविर में एक अलाव पार्टी आयोजित की गई थी। दुनिया भर के सैनिक अलाव के चारों ओर इकट्ठे हुए खा रहे थे, पी रहे थे और आराम कर रहे थे। राधिका अपने भारतीय सहयोगियों के साथ थी और वह लापरवाही से कर्नल पार्कर की मेज के पास चली गई। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? राधिका ने धीरे से पूछा। पार्कर मुस्कुराया और उसे बैठने के लिए एक जगह दी। वे एक दूसरे से अलग बैठे अलाव को देखते रहे और बातचीत करते रहे। कुछ सैनिक चुपके से उन्हें देख रहे थे, लेकिन उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कर्नल एक मित्र राष्ट्र के अधिकारी से बात कर रहे थे। राधिका छाया और प्रकाश में बैठी और उसे कुछ दिल की बातें बताईं। उसने उसे बताया कि उसने कम उम्र में अपने माता-पिता को खो दिया था और एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए सेना में भर्ती हुई थी। पार्कर ने सिर हिलाया और उसे बताया कि वह एक गरीब अश्वेत परिवार में पला बड़ा है। कई मायनों में हम बहुत समान हैं, राधिका ने शर्मीली होकर कहा। पार्कर ने एक पल के लिए रुका और फिर धीरे से कहा, हाँ हम हैं, यह मुझे डराता है। दोनों ने एक दूसरे को देखा। पार्कर का झुर्रियों से भरा चेहरा रोशनी में बहुत सुंदर दिख रहा था और पार्कर राधिका को उदास लेकिन संतोषजनक नजरों से देख रहा था। उस रात उन्होंने और कुछ नहीं कहा, लेकिन दोनों ने एक दूसरे की भावनाओं को महसूस किया। सेना में एक अलिखित नियम है कि सेना में लोगों के साथ निजी बातचीत न करें, खासकर जब रैंक में बहुत बड़ा अंतर हो। यहाँ तक कि अगर इस पर प्रतिबंध नहीं है, तो माना जाता है कि अधिकारियों के बीच संबंध, खासकर जब वे विभिन्न देशों से हों, तो बहुत सारी समस्याएं पैदा करते हैं। लेकिन राधिका और पार्कर अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सके और वे धीरे-धीरे एक दूसरे के करीब आ गए। इसके बाद हुई घटनाओं की श्रृंखला मिशन के लगभग 2 महीने बाद हुई। क्षेत्र में सशस्त्र लोगों के एक समूह ने हमला किया और कुछ इमारतों और अस्पतालों को नष्ट कर दिया गया। चूंकि नागरिक संकट में थे, इसलिए उन्हें बड़े पैमाने पर चिकित्सा सहायता और रक्षा बल प्रदान करना पड़ा। राधिका घायलों को ले जाने में मदद कर रही थी। खत्म होने के बाद वह भारतीय सेना के शिविर में लौट आई। उस रात विस्फोट होने के संकेत थे और हर किसी को सतर्क रहना पड़ा। राधिका ज्यादा सोई नहीं, स्थानांतरण के आदेश का इंतजार कर रही थी। रात की हवा ठंडी थी और राधिका थक चुकी थी। तभी कर्नल पार्कर जीप चलाकर आए। वह कमांड पोस्ट से वापस आ रहा था। जब उसने राधिका को देखा, तो उसने पूछा, तुम अभी तक क्यों जागी हो? तुम थकी हुई लग रही हो। राधिका मुस्कुराई और कहा कि वे सतर्क हैं और शिविर में वापस नहीं जा सकते। पार्कर ने थोड़ी देर सोचा, फिर कहा, तुम मेरे कार्यालय में इंतजार कर सकती हो। वह बाहर से ज्यादा सुरक्षित है। राधिका थोड़ी झिझकी, लेकिन वह और अधिक नहीं कर सकी। कर्नल पार्कर के तंबू में एक मेज और एक छोटा सा बिस्तर था। पार्कर ने उसे सेना के एक डॉक्टर से ली गई दवा का एक पैकेट दिया। राधिका ने थोड़ी देर आराम किया। समय के साथ राधिका को बुखार आने लगा और उसने होश खो दिया। पार्कर चुपचाप उसके पास बैठा रहा। उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा और वे एक दूसरे से बच नहीं सके। वे दोनों जानते थे कि वे एक दूसरे को पसंद करते हैं। तंबू में बाहर सेना के शोर के साथ दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। मुझे बहुत अफसोस है, पार्कर ने कहा। राधिका ने कहा, कोई बात नहीं।
फिर वह उसके करीब आ गई। तभी उनके होंठ आपस में टकरा गए। उसके बाद राधिका और कर्नल पार्कर गुप्त रूप से मिले। एक साथ रहना खतरनाक था, लेकिन वे कभी-कभी गश्ती क्षेत्र के पास शांत क्षेत्रों में मिलते थे। वे एक दूसरे की भावनाओं में और गहरे चले गए और युद्ध क्षेत्र में अराजकता के बीच उन्होंने एक दूसरे पर भरोसा किया, मानो उन्हें एक सुरक्षित ठिकाना मिल गया हो। बेशक वे दोनों जानते थे कि यह उचित नहीं है। राधिका हमेशा पकड़े जाने, दंडित होने या सैन्य अनुशासन विभाग द्वारा पूछताछ किए जाने से चिंतित रहती थी। पार्कर भी विरोधाभासी था। उसे चिंता थी कि उम्र के अंतर और अलग-अलग राष्ट्रीयता के कारण लोग कैसी प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन वह राधिका द्वारा उसे दी गई खुशी और शांति का विरोध नहीं कर सका। उसने महसूस किया कि राधिका का प्यार धीरे-धीरे उसके घावों को भर रहा है। समय के साथ दोनों ने एक दूसरे के लिए समय निकालने का ख्याल रखा, ताकि वे एक दूसरे के लिए अपनी भावनाओं की पुष्टि कर सकें। उन्होंने हाथ मिलाया और अस्थिर क्षेत्र में शांति का आनंद लिया। राधिका को डर था कि यह प्यार टिक नहीं पाएगा, लेकिन वह खुद को रोक नहीं पाई। कुछ समय बाद राधिका में अजीब लक्षण दिखने लगे। वह थका हुआ महसूस कर रही थी और सुबह उल्टी आ रही थी। शुरू में उसने सोचा कि यह सीमा क्षेत्र में प्रतिकूल वातावरण के कारण है, लेकिन कुछ दिनों बाद उसने एक भारतीय सहकर्मी से सुना कि वह गर्भवती हो सकती है। राधिका चौंक गई और जवाब दिया कि यह असंभव है, लेकिन उसे संदेह होने लगा और सोचने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसे कुछ समय से मासिक धर्म नहीं आया है। डर उसके भीतर उमड़ आया। भारतीय सैन्य शिविर में एक अवसर था, इसलिए राधिका ने परीक्षण कराने का फैसला किया। परिणाम सकारात्मक था। राधिका अवाक रह गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा हुआ है। कर्नल पार्कर को यह बताने और एक साथ होने को कुछ महीने हो गए हैं कि वह उससे प्यार करती है। यह स्थिति असंभव नहीं थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया। नियमों के उल्लंघन की समस्या के अलावा अगर वह गर्भवती थी, तो वह अपना मिशन जारी नहीं रख पाएगी। राधिका कई दिनों तक इसके बारे में चिंतित रही। फिर उसने कर्नल पार्कर को बताने का फैसला किया। एक शाम जब वे गुप्त रूप से मिले, तो राधिका ने आंसुओं में उसे सच्चाई बताई। शुरू में पार्कर ने उसे देखा, मानो उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह क्या कह रही है। लेकिन उसने अपना हाथ उसके चेहरे पर रखा और धीरे से कहा, ओह मेरे भगवान, मुझे बहुत अफसोस है। मुझे नहीं पता कि क्या कहना है। राधिका अभिभूत हो गई। उसका शरीर कांपने लगा और वह रोने लगी। पार्कर ने उसे गले लगाया और कांपती हुई आवाज में कहा, मैं जिम्मेदार रहूंगा। मैं हर चीज का ख्याल रखूंगा। उन्होंने पूरी रात एक दूसरे से माफी मांगी और सांत्वना दी। यदि किसी के गर्भवती होने की खबर फैल जाती है, तो उस व्यक्ति को भारत वापस भेज दिया जाएगा। और चूंकि दूसरा व्यक्ति एक अधिकारी है, इसलिए सैन्य मुद्दे भी हो सकते हैं। राधिका को निराशा हुई। पार्कर भी दर्द में था। यह उसके सैन्य करियर को बर्बाद कर सकता है। भले ही उसकी सेवानिवृत्ति आ रही हो, लेकिन राधिका और उसके बच्चे के प्रति उसकी जिम्मेदारी उसके करियर से कहीं अधिक बड़ी थी। वे अब गर्भपात कराने पर विचार कर रहे हैं। कर्नल, मुझे लगता है कि मुझे पीछे हटना होगा, राधिका ने कहा। पार्कर ने सिर हिलाया और जवाब दिया, मुझे लगता है कि तुम्हें ऐसा करना होगा, लेकिन मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा।
राधिका ने आंसुओं में सिर हिलाया। जब उसने उन सभी आलोचनाओं के बारे में सोचा जिनका उसे सामना करना पड़ेगा, तो उसका दिमाग भ्रमित हो गया। लेकिन वह पार्कर के मजबूत इरादे से भी आश्वस्त थी। राधिका ने अपने वरिष्ठों को सूचित किया कि शारीरिक कारणों से वह अपना मिशन जारी नहीं रख पाएगी। उसने सच्चाई का खुलासा नहीं किया, क्योंकि वह पार्कर को परेशानी में नहीं डालना चाहती थी। उसके वरिष्ठों का मानना था कि यह सिर्फ इसलिए था क्योंकि वह बहुत दबाव में थी, और उन्होंने उसकी वापसी के अनुरोध का समर्थन किया। जैसे जैसे उसके जाने के दिन करीब आ रहे थे, राधिका चिंतित होने लगी। उसे पार्कर को अलविदा कहना पड़ा, लेकिन उसे नहीं पता था कि वे फिर से मिल पाएंगे या नहीं। जब बच्चा पैदा होगा तो पार्कर उसके पास कैसे आ पाएगा? उसने सोचा वे बहुत दूर हैं। पार्कर अपनी योजनाएं बना रहा था। वह सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद भारत जाने पर विचार कर रहा था। वे दोनों भविष्य के बारे में अनिश्चित थे। मैं तुम्हें और बच्चे को नहीं छोड़ूंगा। मैं तुमसे संपर्क करने का एक तरीका खोजूंगा, पार्कर ने कहा। राधिका ने आंसुओं में सिर हिलाया। वे रास्ता भटक गए थे। राधिका के जाने से एक रात पहले दोनों आखिरी बार तंबू में मिले। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और भविष्य के बारे में सपने देखे। सुबह राधिका ने पार्कर को भारत से लाई हुई एक गणेश की मूर्ति दी। अगर आप इसे पहनेंगे तो मुझे लगता है कि हम फिर से मिल पाएंगे, उसने कहा। पार्कर ने इसे अपने हाथ में पकड़ लिया और कहा, हाँ, हम निश्चित रूप से फिर से मिलेंगे। जब राधिका भारत लौटी तो उसने सेना के अस्पताल में जांच कराई और अपनी गर्भावस्था को अपनी मेडिकल रिपोर्ट में दर्ज कराया। हालांकि उसने यह नहीं कहा कि वह मिशन के दौरान मिली थी, क्योंकि वह परेशानी में नहीं पड़ना चाहती थी। लोगों ने माना कि यह मिशन पर दबाव के कारण था। हालांकि राधिका को नहीं पता था कि वह इसे कब तक छुपा पाएगी। अगर अधिकारियों को इस बारे में पता चल जाता है, तो वे जांच कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ, तो पार्कर को भी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सौभाग्य से राधिका स्थिति को छुपाने में सक्षम थी और आधिकारिक जांच रोक दी गई। दूसरी ओर, राधिका को इन समस्याओं से निपटना पड़ा। वह अकेले बच्चे की परवरिश के लिए तैयार नहीं थी और वह चिंतित थी कि लोग क्या सोचेंगे। परिवार और दोस्त पूछ रहे थे कि बच्चे का पिता कौन है और वे कब शादी करने की योजना बना रहे हैं। राधिका इन सवालों से बच पाई, लेकिन उस पर बोझ बढ़ गया। इस बीच पार्कर से संपर्क करना मुश्किल था। पार्कर को युद्ध क्षेत्र में अपने सैन्य मिशन को लगभग 6 महीने के लिए बढ़ाना पड़ा। फोन पर एक दूसरे से बात करना मुश्किल था और दोनों ने कुछ ईमेल का आदान प्रदान किया। गहरी सोच के बाद राधिका ने बच्चे को जन्म देने का फैसला किया। वह बच्चे के पिता का नाम नहीं बता सकती थी, लेकिन उसने जिम्मेदारी लेने और अकेले ही बच्चे की परवरिश करने का फैसला किया। वह सेना से छुट्टी लेने में सक्षम थी, लेकिन उसने बच्चे को जन्म देने के बाद अपने भविष्य पर पुनर्विचार करने का फैसला किया। जैसे जैसे उसका पेट बढ़ता गया, उसे सावधान रहना पड़ा। राधिका अकेले अस्पताल गई और उसने अपने परिवार को विवरण नहीं बताया। उसके माता-पिता की मृत्यु हो चुकी थी और उसके रिश्तेदार बहुत दूर थे। इसलिए उसने उन्हें नहीं बताया कि क्या हुआ था। फिर राधिका को कर्नल पार्कर का एक पार्सल मिला। पार्सल में एक पत्र और एक सैन्य पदक था। पत्र में पार्कर ने लड़खड़ाती हुई हिंदी में एक वाक्य लिखा था, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं जल्द ही तुमसे मिलने आऊंगा। अंग्रेजी में दी गई जानकारी में
उसकी भावनाओं और सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद उसकी योजनाओं का वर्णन किया गया था। मैं साल के अंत तक वहां पहुंचने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं तुम्हारा और बच्चे का ख्याल रखूंगा, उन्होंने कहा। राधिका के आंसू छलक पड़े। वह एक दूर दराज के शहर के अस्पताल गई। उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था और नर्सें पूछ रही थीं कि बच्चे का पिता कौन है। राधिका मुस्कुराई और कहा कि कुछ परिस्थितियां हैं जिनके कारण वह नहीं आ पाया। दर्दनाक प्रसव के बाद राधिका ने एक बेटे को जन्म दिया। राधिका ने बच्चे को गोद में लेकर रोना शुरू कर दिया। तुम्हारे पिता हमसे बहुत दूर हैं, लेकिन वे हमें प्यार करते हैं, उसने बच्चे से कहा। उसका दिल प्यार से भर गया। दूसरी ओर वह बहुत चिंतित भी थी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि बच्चा कैसा दिखेगा। उसे डर था कि लोग ध्यान देंगे और बच्चे के पिता के बारे में पूछेंगे। लेकिन वह बहुत खुश थी कि बच्चे का जन्म स्वस्थ हुआ। बच्चे को जन्म देने के बाद राधिका अकेले ही बच्चे की परवरिश करने लगी और वह एक सिंगल मदर बन गई। उसने एक कहानी बनाई कि बच्चे के पिता की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। लोगों ने उस पर तरस भरी नजरों से देखा, लेकिन राधिका को कोई परवाह नहीं थी। उसने अपने बच्चे का ख्याल रखने का संकल्प लिया। हालांकि बच्चे की परवरिश की वास्तविकता आसान नहीं थी। बहुत सारे आर्थिक और मनोवैज्ञानिक बोझ थे। वह अपना सैन्य करियर भी जारी नहीं रख सकी। अंततः राधिका ने सेना छोड़ दी और सरकार से मिलने वाली सहायता पर जीवन यापन करने लगी। सौभाग्य से बच्चा एक मजबूत लड़के के रूप में बड़ा हुआ। हर बार जब राधिका बच्चे को बाहर ले जाती, तो उसे दूसरों की नजरों पर ध्यान देना पड़ता। उस दौरान राधिका को कर्नल पार्कर की बहुत याद आती थी। वह उसके साथ पत्र और ईमेल का आदान प्रदान करती थी, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि वह कब तक भारत आ पाएगा। वह भविष्य के बारे में चिंतित थी। एक दिन वह किराने की दुकान में खरीदारी कर रही थी और उसने अपने पीछे किसी को माफ कीजिए कहते हुए सुना। वह मुड़ी और उसने पार्कर को देखा। वह थोड़ा बूढ़ा दिख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी। राधिका इतनी हैरान थी कि वह कुछ भी नहीं कह पाई। नमस्ते, मैं आखिरकार यहाँ आ गया, पार्कर ने कहा। राधिका ने उसे गले लगाया और रोने लगी। आसपास के लोग उन्हें घूर रहे थे, लेकिन उन्हें कोई परवाह नहीं थी। वह पल किसी फिल्म के दृश्य जैसा लग रहा था। बच्चा रोने लगा क्योंकि वह अजनबी से डर गया था। पार्कर थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन वह आगे बढ़ा और बच्चे को गोद में उठा लिया। उसने खिलौनों से खेलना शुरू कर दिया और कहा, माफ करना, मुझे देर हो गई। बच्चा रोना बंद कर दिया और पार्कर के झुर्रियों से भरे चेहरे को देखने लगा। यह एक भावुक दृश्य था। राधिका पार्कर को अपने घर ले गई। वह एक छोटा कमरा था, जिसमें बहुत सारे शिशु उत्पाद बिखरे पड़े थे। पार्कर बैठ गया और बच्चे के साथ खेलने लगा। बच्चा जल्द ही हंसने लगा, क्योंकि पार्कर बहुत गर्मजोशी भरा था। दोनों ने पुरानी बातें की और एक दूसरे को बताया कि उनके साथ क्या हुआ था। पार्कर ने कहा कि उसका मिशन उसकी कल्पना से पहले खत्म हो गया, लेकिन उसे उनके संबंध होने की अफवाहों के बारे में कई पूछताछ का सामना करना पड़ा। सौभाग्य से कोई सबूत नहीं था, इसलिए उसे दंडित नहीं किया गया। वह सब कुछ साफ करने, अमेरिका में अपना घर बेचने और भारत आने के लिए उड़ान भरने में सक्षम था। राधिका बोल नहीं पाई। क्या तुम सच में इस सब से गुजरना चाहते हो? उसने पूछा। पार्कर ने सिर हिलाया और कहा, हमारे पास अब एक बच्चा है और वह मेरा सब कुछ है। मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ। वह जोर से रोने लगी और पार्कर ने उसे सांत्वना दी।
पार्कर के लिए भारत में बसना आसान नहीं था। वह बूढ़ा था और उसे हिंदी नहीं आती थी। उसे वर्क वीजा भी प्राप्त करना था। राधिका ने यथासंभव मदद की और उसे सेना के लोगों से भी मदद मिल पाई। शहर के लोग उत्सुकता से एक बूढ़े अश्वेत व्यक्ति, एक युवा एशियाई महिला और एक मिश्रित नस्ल के बच्चे को एक साथ रहते हुए देख रहे थे। पार्कर और राधिका ने इस कठिन दौर को एक साथ काटा। वे सरकारी कार्यालयों में गए और सभी कागजात संभाले। उन्होंने बच्चे को किंडरगार्टन भेजने की भी तैयारी की। हालांकि वे आर्थिक रूप से तंगी में थे, पार्कर ने उनकी मदद करने के लिए अपनी पेंशन भेजी। इस बीच पार्कर ने कहा कि उन्हें भारत में बच्चे की परवरिश शुरू करनी चाहिए, क्योंकि उसे लगता है कि भारतीय संस्कृति बच्चे के लिए फायदेमंद है। बूढ़े आदमी के लिए एक अपरिचित देश में बसना मुश्किल था, लेकिन राधिका और बच्चे के साथ होना पार्कर के लिए बहुत मायने रखता था। राधिका अब अकेली नहीं थी। उसे तीनों के एक साथ होने के तथ्य से ताकत मिली। समय के साथ बच्चा बड़ा हो गया। उसके बाल भूरे थे और उसका रंग गहरा था और वह हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलता था। राधिका और पार्कर एक छोटी कंपनी खोलने पर विचार कर रहे थे और वे एक बड़े अपार्टमेंट में जाने पर विचार कर रहे थे। हालांकि वे कभी-कभी झगड़ते थे, लेकिन वे बच्चे की परवरिश की प्रक्रिया में सब कुछ सुचारू रूप से चलाने में सक्षम थे। एक शाम पार्कर ने राधिका को एक अंगूठी दी और उसे प्रपोज किया। वह औपचारिक रूप से उसे प्रपोज करना चाहता था। राधिका मुस्कुराई और कहा, हाँ, मैं करती हूँ। कि उनकी शादी एक छोटा सा समारोह था, जिसमें केवल परिवार और दोस्त शामिल हुए थे। उनके माता-पिता नहीं थे और उन्होंने केवल अपने सबसे करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों को आमंत्रित किया था। बच्चे को अपने माता-पिता की शादी को देखते हुए थोड़ा अजीब लग रहा था। उन्होंने अंगूठियों का आदान-प्रदान किया और एक दूसरे से वादा किया। तभी राधिका को पार्कर से अपनी पहली मुलाकात याद आई। इस तरह जी पाना किसी चमत्कार जैसा लग रहा था। यह कहानी किसी फिल्म से आई हुई लग रही थी, लेकिन अंत में प्यार ने सभी बाधाओं को पार कर लिया। लोग शायद इस कहानी को एक संयोग या एक पागल प्यार मान सकते हैं, लेकिन यह एक अनमोल अनुभव है जिसे विरोध को दूर करके हासिल किया गया है और यहाँ तक कि अभी भी वे कड़ी मेहनत से जीवन जी रहे हैं। एक दिन बच्चे ने कहा कि वह जानना चाहता है कि उसके माता-पिता कैसे मिले थे। माँ एक भारतीय सैनिक थी और पिता एक अमेरिकी सैनिक थे। वे सीमा क्षेत्र में एक संयुक्त मिशन में मिले थे। यह कहानी अवास्तविक लग सकती है, लेकिन यह इस बारे में है कि प्यार सभी सीमाओं को कैसे पार करता है। हो सकता है कि बहुत से लोग इस कहानी को न समझें, लेकिन वे इसे पार करने में सक्षम थे। इससे उन्हें शांति मिली। यदि आपको यह वीडियो मददगार लगता है, तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।